Students, welcome you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग चैप्टर नंबर 10th जो स्टडी कर रहे थे दैट वाज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। और लास्ट की क्लासेस में हमने एडोलेसेंस के बारे में जाना और प्यूबर्टी की स्टेज पे कौन कौन से चेंजेस हमारी बॉडी में एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बारे में भी हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इस चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और फिनिश कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हॉर्मोन्स का क्या रोल्स होता है मतलब रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करने में। द चेंज इन द बॉडी एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द एडोलेसेंस आर ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटीज ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, इसी वजह से जो भी बॉडीज में चेंजेस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इन मेल द हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स stimulates the testes to produce the male sex hormones testosterone. मेल्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस से हमारे सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। टेस्टोस्टेरोन्स जो होते हैं वो स्पर्म सेल्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से फीमेल में भी होता है। इन फीमेल अ हार्मोन्स रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट्स द ओवरीज टू प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो कि हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स। एस्ट्रोजन जो होता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ओवम के प्रोडक्शन के लिए और जो भी हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गर्ल्स में इसको ग्रो करने के लिए। द प्रोसेस एंड द साइकिल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग मैच्योर ओवम इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन। और जो ये हमारी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा मैच्योर्ड ओवा रिलीज होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। द साइकिल ऑफ चेंज विच टेक्स प्लेस इन द ओवरीज, ये हमारी ओवरीज में होती है। एंड द यूट्रस regulates every 28 days or so and is marked by the menstruation flow is called as a menstruation cycle। और ये साइकिल होती है कि हर 28 डेज के बाद या नियर अबाउट 28 डेज या 29 डेज हम कह सकते हैं, इस डे के पीरियड के बाद एक मैच्योर्ड ओवम रिलीज होता है, जिस इस पूरे ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। अब जो ये बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन होता है, प्यूबर्टी के स्टेज पे जो मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसे हम लोग मेनार्क बोलते हैं, और जब इसका स्टॉपेज होता है इसे हम लोग मेनापॉज बोलते हैं। मेनार्क वो स्टेज होता है जिस स्टेज पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल गर्ल्स के में अकर होती है, जो स्टार्टिंग होती है, और जो एंड होती है वो हमारी जो स्टार्टिंग की एज होती है वो 13 से 15 ईयर्स के बीच में होती है, और जो एंडिंग की एज होती है वो हमारी 45 टू 50 ईयर्स के बाद में होती है। मीन्स जब कोई भी गर्ल 45 से 50 ईयर्स के एज में रीच करती है तो उस टाइम पे ये जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जो कि हर 28 डेज के बाद होता है, मीन्स हम मंथ में इसको एक बार कह सकते हैं, तो ये हमारा उस टाइम पे 45 टू 50 ईयर्स के बाद एंड हो जाता है। और ये जो स्टॉपेज होता है परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। अब देख लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिलीज हार्मोन टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो बॉडी के हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे वो बॉडी को एक परफेक्ट बना सके प्रेगनेंसी के लिए। The hormone secreted by the pituitary gland stimulates the ovary to release a matured ovum। हार्मोन जो सेक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो ओवरी को मतलब इसके कैपेबल बनाता है जिससे उससे मैच्योर्ड ओवम रिलीज हो सके। इन एडिशन द ओवरीज विल रिलीज टू इम्पोर्टेंट हार्मोन एस्ट्रोजन एंड
progesterone, which changes the linings of the uterus wall. Thus, the ovum travel through the fallopian tube. और इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ओवरीज में ये हमारे दो और हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, जिनका बेसिक काम ये होता है कि जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी जो लाइनिंग्स होती है उसको चेंज करना। और इससे क्या होता है, वो जो हमारा ओवम होता है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद वो यूट्रस में पहुंच जाता है। इफ द ओवम डज नॉट फर्टिलाइज बाय द मेल sperm, then it dies and starts disintegrating and the hormones level drop. और जब ये ओवम जो होता है ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू पास होकर यूट्रस में पहुंचता है, तो ये क्या होता है, अगर मेल स्पर्म ये रिसीव करता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अकर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो वो लाइनिंग्स के साथ साथ जो यूट्रस की वॉल होती है वो लाइनिंग्स शट डाउन करती है, और इसी के साथ साथ वो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फेज में एज अ ब्लड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। The lining of the uterus starts breaking down and it sheds, which is accompanied by the loss of blood. This phase usually lasts for 4 to 6 days and is called as a girl's period or a menstruation. ये मैंने आपको बताया ये कि अगर उसमें मेल स्पर्म की एंट्री नहीं होती है और इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो जो हमारी जो ओवम होगा, जो ओवरी से रिलीज हो रहा है, वो हमारा फेलोपियन ट्यूब के थ्रू पास होते हुए यूट्रस में आएगा, और यूट्रस में आने के बाद जो यूट्रस वॉल की लाइनिंग्स है वो शेड कर जाएगी, और जिसके साथ वो ब्लड के फॉर्म में हमारे बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। और जो ये प्रोसेस होती है ये 4 to 6 डेज की प्रोसेस होती है, जिसे हम लोग गर्ल्स पीरियड बोलते हैं, या हम लोग इसको मेंस्ट्रुएशन भी कह सकते हैं। और अगर इन केस में अगर ऐसा होता है कि ओवरीज हमारी जो ओवम रिलीज करती हैं उसमें मेल स्पर्म की एंट्री हो जाती है, और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो कुछ मतलब उतने टाइम ड्यूरेशन तक जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस, ये मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस हमारी स्टॉप कर जाती है। तो ये हमारा हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि हॉर्मोन्स का रोल क्या होता है इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। Insects and amphibians go through changes in their physical appearance in their life is known as मेटामॉर्फोसिस। जो भी इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस होते हैं, जो भी इनकी लाइफ में फिजिकल अपीयरेंस में इनकी चेंजेस होती है, इसे हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इन फ्रॉग्स थायरॉक्सिन कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ metamorphism. If the thyroid gland is removed from the larva, it will not change into the adult frog. जो फ्रॉग्स होते हैं उसमें से अगर हम थायराइड के ग्लैंड्स निकाल लेते हैं तो वो जो लार्वा होता है वो कभी भी एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुत ही एसेंशियल होता है ग्लैंड। The production of the hormone thyroxine requires the presence of iodine in water. और जो ये थायरॉक्सिन ग्लैंड प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रोड्यूस होने के लिए इसको आयोडीन की एसेंशियल बहुत ज़्यादा होती है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो फ्रॉग्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ाया था कि ये वाटर के अंदर जाके एग्स को ले करते हैं और वहीं पे उनका न्यू बर्थ, जो न्यू बेबी बॉर्न होता है, वो वहीं पे ही प्रोसेस अकर होती है। इन इंसेक्ट्स मोल्डिंग एंड मेटामॉर्फोसिस आर कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट्स हार्मोन। और जो बाकी जो इंसेक्ट्स में होते हैं, जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है, वो इंसेक्ट्स हार्मोन्स के द्वारा पूरी तरीके से प्रोसेस कराए जाते हैं। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई पर्सन मेंटली, फिजिकली और सोशली पूरी तरीके से फिट है तभी हम लोग उसे एज अ हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी ऐसी कंडीशन है जिससे वो फिट नहीं है, अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है बट वो मेंटली बहुत ज़्यादा ही परेशान और डिस्टर्ब है, तो हम उसे एज अ हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। A person is said to be enjoying good health when he is free from diseases, anxiety and tension. अगर कोई person disease free है, anxiety free है, कोई भी टेंशन नहीं है, उसी कंडीशन में हम उसे एज अ हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। Adolescence is the time of growing up mentally, physically and socially. Hence, the selection of food during this stage is very important for supporting the growth of the body. एडोलेसेंस एक ऐसी एज होती है जिसमें बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, मेंटली भी बच्चा बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो करता है और सोशली भी बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो करता है। इसलिए इस स्टेज पे जो फूड होता है वो प्रॉपर टाइम पे लेना और प्रॉपर डाइट के अकॉर्डिंग लेना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए भी और फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑल्सो।
तो न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस, इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट बैलेंस्ड फूड कंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, vitamins, and minerals during the adolescence. The balanced diet should include protein-rich food to meet the growth demand of the body. बॉडी में प्रोटीन रिच होना चाहिए जिससे जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो सके. Calcium and iron rich food to increase the bone density and to prevent anemia. कैल्शियम और आयरन रिच फूड होना चाहिए जिससे जो बोन्स होती हैं उनकी वो पूरी तरीके से स्ट्रांगली बिल्ड हो सके, और जो एनीमिया होता है जिसे खून की बीमारी, खून की कमी कह सकते हैं, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड कह सकते हैं, तो इससे भी ओवरकम करने के लिए कैल्शियम और आयरन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं. वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सो एज टू मीट द डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और जो वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब भी इंटेक करना चाहिए जिससे और जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है बॉडी में वो फुलफिल हो सके. पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल होती है स्पेशली गर्ल्स में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ये पर्सनल हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इसके लिए एसेंशियल होती है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जिससे हमारी बॉडी मेंटली भी रिलैक्स रहे और टेंशन फ्री रहे. इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्पेशली फॉर गर्ल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. Physical exercise is very necessary to be fit and to be healthy body. One should not skip meal and should also avoid junk food which are high in sugar and fats. फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है. इसके अलावा हमें कभी भी अपनी मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे फूड को लेना चाहिए, और हमें जंक फूड बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए. ओकेजनली इट इज़ ओके बट रेगुलरली टेकिंग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. तो ये हमारे हो गए रिप्रोडक्टिव हेल्थ टिप्स हो गए. से नो टू ड्रग्स, जो भी मेडिसिन होती हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ओवरडोज से हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है, वो एज अ ड्रग्स कंसिडर्ड होती हैं. तो हमें ड्रग्स कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए. ड्रग्स अब्यूज इज अ कॉमन प्रॉब्लम अमंग्स टीनेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड. टीनेजर्स में बेसिकली ये चीज़ पाई जाती है कि वो टेंशन में है या कोई और उनकी प्रॉब्लम्स है तो वो ड्रग्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं. अब ड्रग्स होते क्या हैं? ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोवाइड फिजिकल, मेंटल बिहेवियर और इमोशनल चेंज इन द पर्सन. ड्रग्स को इनटेक करने के बाद इंसान का फिजिकल, मेंटल बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है. वो अपने सेंसेस में नहीं रहता है और उसे कुछ नहीं पता होता है कि व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट शी इज डूइंग. यूज ऑफ एनी ड्रग फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन मेडिसिनल यूज इज नोन एज ए ड्रग अब्यूज. और अगर हम कोई भी ड्रग, मेडिसिन होती है वो भी ड्रग्स ही होती हैं, बट उन्हें हम अपनी बॉडी को फिट करने के लिए या बॉडी में जो भी हमारी डिजीज होती है उससे ओवरकम करने के लिए लेते हैं. पर अगर हम कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन इसके अपार्ट ले रहे हैं तो वो एक एज अ ड्रग अब्यूज होता है. Once a person start taking drugs, they become physically or psychologically dependent on the drugs. This dependent is called as an addiction. और अगर एक स्टेज पे आके कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ही ड्रग्स कंज्यूम करने लगे और वो फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो उस पर्सन को हम कहते हैं ड्रग एडिक्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एडिक्शन भी कह सकते हैं, जो कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो और उसको इस ड्रग्स के बिना उसका मतलब लाइफ एक तरह से स्पॉयल हो जाए या चल ना पाए. जैसे इंसान फूड के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही जो पर्सन ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकते हैं. अब कौन कौन से ड्रग्स बेसिकली होते हैं? अल्कोहल हो गया, निकोटिन हो गया, कोकीन हो गया, मैरिजुना हो गया. ये हमारे कुछ कॉमन ड्रग्स हैं. निकोटिन इज कॉमनली अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज सिगरेट्स, बीड़ी, गुटखा एंड पान मसाला. निकोटिन जो होता है ये इन डिफरेंट आइटम्स में पाया जाता है और ये हमारे कुछ बेसिक कॉमन ड्रग्स हैं. The deadly disease of acid spreads from the infected person by using or sharing syringes which are used for injecting drugs and also spreading by sexual contact with an infected person. Hence it is too important to say no to drugs. और जो एड्स जैसी बीमारी होती है ये भी हमारी, जैसे कोई सिरिंज वगैरह हो गई, जो पर्सन मतलब ड्रग्स से एडिक्टेड है उससे मतलब वही सिरिंज अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज कर लेता है तो उसमें भी एड्स की बीमारी हो सकती है. और बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी ये बीमारी हो सकती है कि किसी पर्सन को ऐसी कोई दिक्कत है और बाय इफ ही इज मेकिंग और इफ शी इज मेकिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन तो उस केस में भी एड्स वाली बीमारी हमारे बॉडी में हो सकती है. इसलिए हमें ड्रग्स को पूरे तरीके से अवॉइड करना चाहिए. तो फिलहाल इतना ही था इस चैप्टर में. होप सो जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं सारी चीज़ें शॉर्ट में डिस्कस की गई हैं, इस सब का ब्रीफ और
अच्छे से आप लोग अपने हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो आई थिंक सो जो भी हमारे शॉर्ट्स में डिस्कस किए गए हैं वो आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर किसी भी वीडियो में आपको डाउट होता है, इस चैप्टर के टोटल 3 वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप अपने डाउट्स को अपने कमेंट सेक्शन में लिख के उसे मुझे बता सकते हैं एंड आई विल आंसर टू योर क्वेश्चंस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।